नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आज आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कितने राइट्स प्रोवाइड करता है? 6 राइट्स बेसिकली, जो हर बंदे के पास, हमारे इंडिया के 6 कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं हर बंदे के पास। ठीक है, इंडिया में वो कहीं भी रहता हो, हर बंदे के पास ये राइट्स हैं जो इंडियन सिटीजन है। जो फॉरेनर्स के पास अवेलेबल हैं वो हम बताएंगे, आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये हमारे 6 के 6 राइट्स हर इंडियन सिटीजन के पास हैं। अब आज हम बात करेंगे, जैसे पहले एक बार थोड़ा सा बेसिक इन्फो ले लेते हैं इनका। हमारे पास पहला राइट है राइट टू इक्वलिटी, जिसमें आर्टिकल 14 to 18 हम स्टडी करेंगे। सेकंड राइट है राइट टू फ्रीडम, 19 से 22, ये हम स्टडी करेंगे। थर्ड राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23 से 24। नेक्स्ट एक बार आप देखिए, फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 से 28, 25 to 28। फिफ्थ राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, 29 to 30। सिक्स्थ राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। इसके बारे में काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट है लास्ट वाला, हम इसको बताएंगे आपको डिटेल में। तो आज ये चलिए डिस्कस करते हैं आर्टिकल फर्स्ट। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम फंडामेंटल राइट्स कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। बेसिक राइट्स फॉर सिटीजन टू लिव फ्री in a country. Basic rights for citizen to live freely in a country. ठीक है ना, याद रखेंगे आप सब। बेसिक राइट्स फॉर अ सिटीजन टू लिव फ्रीली इन ए कंट्री। अब फंडामेंटल राइट्स को मग्नकर्ता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और यही पार्ट हमारे नागरिकों को राइट्स देता है कि वो अपने देश में अपने फ्रीडम से रह सकते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब कुछ यहाँ बता देता है इन राइट्स में। इसलिए इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट भी कहा गया, और ऑल्सो नोन एज मग्नकर्ता ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट, ये कौन सा पार्ट है? मग्नकर्ता पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप याद रखेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब बात करते हैं राइट्स की। अगर ये आपने सबने नोट डाउन कर लिया है तो आज हम डिस्कस करेंगे राइट टू इक्वलिटी। बाकी राइट्स हम धीरे धीरे वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें मिलते हैं आर्टिकल 12 to 35, तो हम पहले आर्टिकल 12 डिस्कस करेंगे, फिर 13 डिस्कस करेंगे, फिर राइट टू इक्वलिटी पे आएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं आर्टिकल 12 की, जो कि है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब डेफिनेशन ऑफ स्टेट से आप क्या समझते हैं? डेफिनेशन ऑफ स्टेट यानी कि यहाँ पे है सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव
या और लेजिस्लेटिव। ठीक है, गवर्नमेंट का पार्लियामेंट यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के दोनों फंक्शंस कोई भी काम होंगे तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट कवर करता है आर्टिकल, यानी आर्टिकल 12 कवर करता है। ये सेम केस ये सेंटर के केस में हो गया, यही सेम केस एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव स्टेट के केस में भी है। ठीक है, यानी डेफिनेशन स्टेट यहाँ बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्टेट में क्या क्या कवरेज है। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, कि क्या क्या स्टेट के अंडर आ रहे हैं। अब इसमें आ जाता है थर्ड पॉइंट में म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत्स, बोर्ड्स, ट्रस्ट, कोई भी जो हमारी गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है या उसका गवर्नमेंट में शेयर है। ये ऊपर तो हमारी गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहे हैं, स्टेट में भी और सेंटर में भी। ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड ही हो गया, वो तो डायरेक्ट पता चल रहा है। लेकिन म्युनिसिपैलिटीज़, पंचायत और जैसे कुछ ट्रस्ट होते हैं, कुछ बोर्ड बने होते हैं स्पेसिफिक, तो वो भी कहीं ना कहीं अगर लिंकअप रखते हैं हमारे गवर्नमेंट से, यानी हमारे सिस्टम से। सिस्टम आप समझते होंगे कि हायरार्किकल सिस्टम, जैसे कि गवर्नमेंट से लिंकअप कहीं ना कहीं उसकी स्कीम से लिंकअप अगर है तो ये सब कुछ स्टेट के अंडर आता है। या कोई लास्ट पॉइंट इसका आ जाता है कोई प्राइवेट फर्म, जैसे प्राइवेट फर्म, ये थर्ड पॉइंट है इसका। ठीक है, ये फर्स्ट, ये दोनों हो गए फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये थर्ड पॉइंट। कोई प्राइवेट फर्म जैसे कि ONGC, सेल, अगर ये दोनों कंपनियां गवर्नमेंट के लिए काम कर रही हैं या कुछ इसमें गवर्नमेंट का शेयर है या गवर्नमेंट को अपना प्रोडक्ट बेच रही हैं, तो ये भी स्टेट के अंदर, जो स्टेट की आर्टिकल 12 जो डिफाइन करता है स्टेट, डेफिनेशन स्टेट, उसके अंडर कवर हो जाती हैं ये प्राइवेट कंपनियां भी। ठीक है, इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों आ सकते हैं। ट्रस्ट में ट्रस्ट डिपेंड करता है, प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। ठीक है, जैसे आयुष्मान फाउंडेशन एक प्राइवेट एंटिटी है, प्राइवेट ट्रस्ट है, लेकिन वो काम कर रही है गवर्नमेंट के लिए भी। जब कहीं अर्थक्वेक वगैरह इस टाइप के नेचुरल हैजर्ड्स होते हैं तो वो वहाँ सप्लाई करती है कुछ बेसिक नीड्स के इक्विपमेंट्स, फूड्स एंड एट्सेट्रा, तो वो भी स्टेट के अंडर कवर्ड है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमें आर्टिकल 12 यहाँ समझाना चाहता है। अगर किसी को कुछ डाउट्स है इसमें तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे हम सेकंड 13 आर्टिकल की, आर्टिकल 13 की। ओके, आर्टिकल 13 क्या कहता है, क्या लैंग्वेज है इसकी वो देखते हैं एक बार। लॉज इनकंसिस्टेंट with derogation laws inconsistent with derogation or laws inconsistent with derogation of fundamental rights. Laws inconsistent with or derogation of fundamental rights, तो वो क्या होंगे, वॉइड होंगे। जो कोई भी लॉ बनेगा अगर वो वायलेट करता होगा
फंडामेंटल राइट्स के प्रिंसिपल्स को या उसके खिलाफ होगा वो लॉ वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हमें एक चीज़ और देता है, एक पावर। जैसे ये तो इन्होंने बता दिया कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ अगर कोई भी प्रिंसिपल वायलेट करा हुआ कोई भी लॉ तो वॉइड यानी ख़त्म, खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन ये हमें 13 आर्टिकल जुडिशियल रिव्यू की भी पावर देता है। आर्टिकल 13 हमें जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताता है। जुडिशियल रिव्यू बेसिकली क्या, कि कोई भी लॉ बना है तो हम उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये जुडिशियल रिव्यू वो पावर होती है। ठीक है, ये हमें सुप्रीम कोर्ट के अंडर मिलती है जुडिशियल रिव्यू, यानी बेसिकली हम कोर्ट में ऑपरेट कर पाते हैं इसको। अब एक टर्म आई है यहाँ लॉ, आर्टिकल 13 के अंडर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। अब लॉ से हम बात करेंगे, यहाँ इस लॉ से हम बात करेंगे कि जैसे कि परमानेंट लॉज होते हैं कुछ, परमानेंट लॉज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी और स्टेट गवर्नमेंट एसजी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, या फिर कुछ, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पॉइंट, टेम्परेरी लॉज मेड बाय प्रेसिडेंट या गवर्नर। स्टेट गवर्नर, गवर्नर सिर्फ स्टेट में ही होते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट भी है इसमें, जैसे कोई नोटिफिकेशन निकल जाता है बाय लॉ, काफ़ी थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है कि एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर निकल जाता है, एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा कोई ऑर्डर निकाल दिया जाता है। ठीक है, या कोई नोटिफिकेशन निकाल देता है। तो ये लेजिस्लेटिव हो गया थर्ड। इसमें एक इसमें फोर्थ भी है, जैसे फोर्थ हम डिस्कस करेंगे, ये आपने देख लिए, या इसको फोर्थ को हम यहाँ लिख देते हैं। फोर्थ पॉइंट, जैसे कि एग्जीक्यूटिव लॉज हो गए इधर कुछ, तो यहाँ नॉन लेजिस्लेटिव जैसे होते हैं जो कि लेजिस्लेचर ने पास नहीं किए हैं। नॉन लेजिस्लेटिव लॉ, तो उनमें भी कुछ पावर होती है। ठीक है, ये आर्टिकल 13 हमें बताता है। हैज सम फोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट थे। आर्टिकल 13 हमें क्या क्या बताता है कि कोई भी फंडामेंटल राइट्स के प्रिंसिपल को कोई भी लॉ वायलेट करेगा तो वो वॉइड डिक्लेयर, खारिज कर दिया जाएगा। दूसरा हमें जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताता है। तीसरा हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक लॉ हमें क्या बताता है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक टर्म है परमानेंट लॉज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड पॉइंट, टेम्परेरी लॉज मेड बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर, स्टेट गवर्नर्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट, नोटिफिकेशन बाय द लॉ, यानी स्टेटरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये। फोर्थ पॉइंट, नॉन लेजिस्लेटिव लॉ हैज सम फोर्स ऑफ लॉ, यानी कुछ पावर होती है उसके पास, बट इनमें एक इसका एक्सेप्शन केस हो जाता है इन सारे पॉइंट्स का।
ये जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए ये कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। इन सब को हम चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 13 कहता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सीएए अमेंडमेंट एक्ट बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, कौन से लॉ होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जैसे भी कोई भी बनाए जाते हैं। जैसे मेन फेमस हम बात करें 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 1948, ठीक है। तो इनके बारे में बात करते हैं। नॉट ए परमानेंट लॉ, ये हमें आर्टिकल 13 कहता है, उनको हम चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में अगर वो इफ दे वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ, दे वायलेट द फंडामेंटल राइट प्रिंसिपल्स, या फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट करे। प्रिंसिपल्स का भी मतलब बेसिकली वही हो गया है यहाँ पे कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट परमानेंट लॉ नहीं है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 अगर वो फंडामेंटल राइट्स के प्रिंसिपल्स को या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, ठीक है। और उसको हम चैलेंज कर सकते हैं बिकॉज, क्यों चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं। जिसको पार्लियामेंट यानी अमेंड नहीं कर सकती बेसिक स्ट्रक्चर को। ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो आर्टिकल 13 हमने इतना कुछ बता दिया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब आते हैं आर्टिकल 14 पे। आर्टिकल 14 यानी आर्टिकल 14 से आप क्या समझते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये हमें आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कोई भी लॉ होगा तो उसमें इक्वलिटी होगी सबके लिए, किसी को मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कोई भी लॉ, ठीक है। कि ये इस बंदे को राइट नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ये हमें आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 14 में एक स्पेसिफिक एक पॉइंट है, ये हमें रूल ऑफ लॉ की भी बात बताता है। आर्टिकल 14, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इस पे क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो हमारा आर्टिकल 14 है जो रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश यानी रूल ऑफ लॉ के बारे में हमें बताता है या रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। आप इस पॉइंट को याद रखें, आर्टिकल 14। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 पे एक मूवी भी आई थी, आपने शायद देखा हो, आर्टिकल 15 ही नाम था उसका, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या है, डिस्क्रिमिनेशन। बहुत हॉट कप केक है ये, दुनिया इस पे बहुत चर्चा करती है हमारे इंडिया में।
डिस्क्रिमिनेशन यानी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो आर्टिकल 15 हमें बताता है कि हम इन चीज़ों को वॉइड कहते हैं, डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 15 ये कहता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनको हमें अधिकार नहीं देना है अपने सामान्य जीवन में। ठीक है, ये हमें आर्टिकल 15 कहता है। अगर कोई इनका वॉलेशन करता है, यानी बेसिकली कोई किसी को रिलीजन के बेसिस पे चिढ़ाता है या कमेंट करता है या उसको गाली वगैरह देता है, आप समझ रहे हैं, या रेस, उसके कलर पे, कास्ट पे कि कौन सी कास्ट का है, या सेक्स पे, जेंडर ओरिएंटेड कोई कमेंट करता है या मतलब उसको अफेक्ट करता है पर्सनली, प्लेस ऑफ बर्थ पे कमेंट करता है कि तू यहाँ का है, कुछ बंदों की आदत होती है। ठीक है, तो उसमें स्पेशल राइट्स हैं कि उसको सज़ा हो सकती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये रूल है। अब वो रूल हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा बाद में, आज हम बेसिक सा इधर डिस्कस कर लेते हैं। एक यहाँ मैं बताना चाहूँगा AV डीके, दिस मैन प्रोपाउंडेड दिस टर्म, प्रोपाउंडेड यानी इस बंदे ने ये टर्म दी थी रूल ऑफ लॉ। ठीक है, जो हमारे आर्टिकल 14 के अंडर है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आर्टिकल 14 हमारा रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, तो 15 पे हम जैसे बात कर रहे थे डिस्क्रिमिनेशन, कि डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेसिस पे नहीं होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 की। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी in matters of public employment, in matters of public employment। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी अगर हम कोई भी डिस्कशन करेंगे, यानी कोई भी जॉब रोल किसी को ऑफर कर रहे हैं, तो हम उसमें कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, इक्वलिटी। ऑल पीपल हु आर एलिजिबल, ठीक है। आर्टिकल 16 में कहता है कि कोई भी अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालती है आईएएस आईपीएस की, या एसएससी निकालता है वैकेंसी, या स्टेट कैडर की कुछ वैकेंसीज निकलती हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उसमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये आर्टिकल 16 में बताता है कोई भी जॉब रोल अगर ऑफर किया जाता है, कोई वैकेंसी ऑफर की जाती है, तो सब में उस एज ग्रुप का, जैसे अगर उसमें क्राइटेरिया सेट है, जैसे फॉर एग्जांपल 25 से 30 का कोई जॉब रोल ऑफर किया गया है पब्लिक सेक्टर में, यानी गवर्नमेंट ने कोई वैकेंसी निकाली है,
तो 25 से 30 के जितने अगर बच्चे एलिजिबल होंगे तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं उसके लिए, तो उनको इक्वल राइट मिला, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली, ये आर्टिकल 16 हमें बताता है। ठीक है, इन राइट्स को कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस, एक्सेप्शंस हैं इमरजेंसी सिचुएशंस, लेकिन कुछ राइट्स आपके पास फिर भी रहते हैं। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अब आते हैं आर्टिकल 17 पे। आर्टिकल 17 क्या कहते हैं? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबॉलिशन अनटचेबिलिटी, यानी इसको हम क्या कहते हैं, पहले लोग बहुत फॉलो करते थे हमारे से प्रीवियस जनरेशन में काफ़ी, जिसको हम बोलते हैं छुआछूत, कि भाई वो एक्चुअली बेसिकली आर्टिकल 15 को ही हम यहाँ अप्लाई करेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन, भाई ये काला है, ये पिछड़ी जात का है इस टाइप से, या ये यहाँ से जन्म है इसका, समझ रहे हैं, ये लिंकअप है आर्टिकल 15 से आर्टिकल 17 का। तो पहले लोग छुआछूत बहुत मानते थे कि हम निचली जात के का पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे, उसके घर का अन्न नहीं खाएंगे कुछ भी, या उसके घर नहीं जाएंगे, या उसकी शैडो भी अगर किसी उच्च ब्राह्मण प्रजाति में गिर जाती थी तो उनको नहाना होता था, या उनको गांव से दूर रहना होता था जो अनटचेबल्स होते थे। ठीक है, और उनको काम भी उस तरीके से दिया जाता था। तो इस टाइप की प्रैक्टिस को हमारा आर्टिकल 17 मना करता है, यानी डिनाई करता है कि इस टाइप का कुछ नहीं होना चाहिए। छुआछूत को बेसिकली यहाँ हम क्रॉस कर देते हैं। ओके, अगर कोई फिर भी ये चीज़ें प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज हैं उसको सजा देने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 18 की। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जैसे कि यहाँ मैं बताना चाहूँगा, जैसे पहले होते थे बहादुर, राव बहादुर, या कोई और टाइटल जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान या राजा महाराजाओं के दौरान होते थे कि ये हमारा फौजदार है। इस टाइप के टाइटल्स को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश करता है, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है वो देखिए, आर्मी के जो टाइटल्स होते हैं जैसे कि कैप्टन या उससे नीचे का लेफ्टिनेंट, मेजर, ये जो टाइटल्स हैं ये इनको अबॉलिश आर्टिकल 18 नहीं करता। इन टाइटल्स को सिर्फ आर्मी को परमिशन है कि वो टाइटल्स यूज़ कर सकता है, जैसे कि लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर इन फ्रंट ऑफ नेम्स ऑफ दैट स्पेसिफिक पर्सन। ओके, तो ये एक एक्सेप्शन था इसमें कि आर्मी को टाइटल्स अलाउड है बट नॉर्मल सिटीजन को अलाउड नहीं है। ठीक है, ये हमारा आज का आर्टिकल था लास्ट। तो होप आप सबको अच्छा लगा होगा मेरा कंटेंट। नेक्स्ट राइट जो है हमारा, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जैसे कि आज देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फ्रीडम। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है राइट टू फ्रीडम अंडर फंडामेंटल राइट्स, यानी हमारा सेकंड राइट, राइट टू फ्रीडम। जो हमने 6 पढ़े थे ना, उसमें सेकंड राइट टू फ्रीडम। पहला हो गया है राइट टू इक्वलिटी, ये सेकंड पार्ट है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
आर्टिकल 19 से हम बात करेंगे। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आप समझते होंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 हमें बताता है, ठीक है। इसके अंडर हमें 6 राइट्स मिलते हैं। आर्टिकल 19 के अंडर आप सब याद रखेंगे 6 राइट्स। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के अंडर हमें 6 राइट्स मिलते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। 6 राइट्स। नंबर 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये हमारा फर्स्ट राइट है। ये बेसिकली क्या होता है? हमें प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रिगार्डिंग दीज, ठीक है। आर्टिकल 19 बेसिकली अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म में हम पढ़े तो उसको कहा जाता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रिगार्डिंग, फिर आगे हम पार्ट्स डिस्कस कर लेंगे जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकंड, फर्स्ट हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ओके। फ्रीडम टू असेंबल, फ्रीडम टू असेंबल। सेकंड, विदाउट आर्म्स, यानी हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं लेकिन विदाउट वेपन्स, ओके। थर्ड है फ्रीडम टू फॉर्म यूनियंस, हम यूनियन बना सकते हैं। फ्रीडम टू फॉर्म यूनियंस, थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट फ्रीडम टू मूव इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू मूव इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये 4 पॉइंट्स हो गए। फ्रीडम टू मूव इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब हम इसका 5th पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहाँ कर लेते हैं इसको 5th पॉइंट को। 4 पॉइंट तो ये हो गए। 5th पॉइंट, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन। ओके, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन। फर्स्ट सम अप कर लेते हैं एक बार। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि हमारा पहला पार्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकंड हमारा फ्रीडम टू असेंबली विदाउट आर्म्स, यानी हम असेंबल हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के साथ विदाउट आर्म्स, विदाउट वेपन्स। थर्ड, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, यूनियंस को एसोसिएशंस भी कहा जा सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, फ्रीडम टू मूव इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसको हम विद इन भी बोल सकते हैं। विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया हम कहीं भी मूव कर सकते हैं और कहीं भी, इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, सेटल भी हो सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं और कहीं भी हम अपना घर बना सकते हैं, यह हमें राइट है। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, जैसे कि
जो हमारे आर्टिकल 371, 372, 373 जो उनके अंडर है, रिजर्व 370 यानी आर्टिकल 370 आपने सबने पढ़ा होगा जम्मू एंड कश्मीर का जो था। तो आर्टिकल 370 तो अब नेगलेक्ट हो गया है, रिमूवल कर दिया उसको कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन आर्टिकल 371, 372 अप टू 10 स्टेट्स अभी भी ऐसी हैं हमारी जहाँ कुछ रिजर्व्ड एरियाज़ हैं जहाँ आप नहीं जा सकते। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, अदरवाइज आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है, कोई आपको रोकेगा नहीं, आपका राइट है ये। फिफ्थ पॉइंट है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन। आप कहीं भी रहकर कुछ भी ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, वकील बन सकते हैं, कोई टीचिंग कर सकता है कुछ, या कोई और ऑफिसर बन सकता है, तो कोई आपको बैन नहीं करता किसी चीज़ के लिए, आपके पास ये राइट है आर्टिकल 19 के तहत। ओके, कुछ इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, आर्टिकल 20, यानी ये हमें प्रोटेक्शन देता है स्पेसिफिक, इसमें कुछ लिमिट्स हैं कि उन्हीं चीज़ों पे हमें प्रोटेक्शन देता है। आइए बात करते हैं उसके बारे में। जैसे कि इसमें सब पार्ट्स हैं, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इससे आप क्या समझते हैं? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ यानी कि उस टाइम जो लॉ कमीशन के बनने से पहले था, तो उस टाइम जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट मिलेगी, उससे ज़्यादा कम फालतू नहीं। और इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस लॉ से पहले अर्लियर देन दिस लॉ, इससे पहले अगर कुछ मतलब मान लो, ये आपका एक एग्जांपल के तौर पे अगर समझाना चाहें तो एक स्टेट में कोई लॉ, कोई इलेक्शन चल रहा है, उस टाइम कोई लॉ इलेक्शन कमीशन ने पास कर रखा है कि ऐसी कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो उसके तहत फर्स्ट पॉइंट में सज़ा मिलेगी अगर कोई इसको वायलेट करता है तो, ठीक है। सेकंड में अगर कोई लॉ, इसी का जो सेकंड पार्ट है, अगर कोई लॉ बना हुआ है और कोई उसको वायलेट करता है या उससे पहले लॉ लगने से पहले कुछ वायलेशन होता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें पनिशमेंट के ऑप्शंस हैं, ठीक है। और एक इसमें पॉइंट है, जैसे कि मैंने बताया कि स्टेट में लगा हुआ है कोई लॉ, उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट, लेकिन इसमें ये भी ऑप्शन है कि जो मान लो लॉ में इसमें 2 साल की आपको पनिशमेंट मिली हुई है, इस लॉ में 2 साल की पनिशमेंट दे रखी है, तो इस लॉ में ये ऑप्शन भी है कि इस लॉ की पनिशमेंट से ज़्यादा पनिशमेंट भी आपको मिल सकती है, ठीक है। यानी इस लॉ में 2 साल लिखी हुई है, लेकिन आपको 4 साल की भी मिल सकती है, ये यानी फिक्स है, इसको हम बोल सकते हैं फिक्स, बट ये इसका एक्सेप्शन है, आप याद रखेंगे, ठीक है। 4 साल की भी पनिशमेंट मिल सकती है, ये इस लॉ में प्रोविज़न है, ओके। अब बात करते हैं थोड़ा सा, इसमें और भी ऑप्शंस है कुछ। ये तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ हो गया, ठीक है। नो डबल जियोपार्डी, नो डबल जियोपार्डी से आप क्या समझते हैं? जैसे कि मान लो किसी को 1 साल की सज़ा मिली है, यानी अपन बोल सकते हैं इसको 1 ईयर पनिशमेंट, किसी क्राइम के रिगार्डिंग, ठीक है। 1 ईयर पनिशमेंट फॉर क्राइम, ठीक है। इसको अगेन
कोई पनिशमेंट नहीं मिल सकती इस स्पेसिफिक क्राइम के रिगार्डिंग। क्राइम यानी कि हमने लिया मर्डर, तो इसको सज़ा मिली, इसको जो पनिशमेंट मिली इसको 1 साल की मनी, मर्डर के केस में, ठीक है। मर्डर के केस में इसको 1 साल की पनिशमेंट मिल गई, तो कोर्ट ने लिख दिया, ठीक है, इसका केस। तो इस स्पेसिफिक इसी केस में, मर्डर के केस में, इसको अगेन पनिशमेंट नहीं मिल सकती, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप। इस सेम क्राइम में यानी आप किसी को 2 बार सजा नहीं दे सकते, 1 बार ही सजा मिल सकती है एक क्राइम के रिगार्डिंग, ठीक है। ये याद रखेंगे, बहुत जरूरी है। नो डबल जियोपार्डी, इस वर्ड को रखेंगे, नो डबल जियोपार्डी, सिर्फ 1 बार सजा, यानी इसको लिखें 1 बार सजा, ओनली, ओके। तो आप इस सब को बोलेंगे, सिर्फ ये याद रखेंगे, 1 बार सजा मिलेगी सिर्फ किसी एक क्राइम के लिए, 1 ही बार सजा है हमारे कानून में, बार बार नहीं दे सकते उसको सजा। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी एग्जाम्पल पे ले, ये कोई एक्यूज्ड है, यानी क्रिमिनल्स, ये कोई एक्यूज है, इसका मतलब बता रहा हूँ आपको। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन से आप क्या समझते हैं? कोई एक्यूज्ड है, वो क्रिमिनल है, ओके। क्रिमिनल को एक्यूज बोलते हैं कोर्ट लैंग्वेज में। तो क्रिमिनल है, उसको गवाह नहीं बना सकते आप, गवाह अगेंस्ट हिमसेल्फ, ये वर्ड याद रखेंगे, गवाह अगेंस्ट हिमसेल्फ। कोई भी एक्यूज किसी केस में, यानी अगर मैं अपनी बात करूं, मान लो मैंने कोई क्राइम किया है और पुलिस ने मेरे को पकड़ के मजिस्ट्रेट के सामने पेशी दे दिया, तो वो मुझे अपने खिलाफ विटनेस नहीं बना सकते, ओके। क्योंकि जैसे विटनेस पेश करना पड़ता है कि मान लो मैंने, इस बंदे ने क्राइम किया भाई, ये बताने के लिए, हाँ, कि कोई विटनेस आके, कोई थर्ड पर्सन आके मुझे बोल दे जज के सामने कि इसने ये क्राइम किया है, ओके, उसको बोलते हैं विटनेस। लेकिन यहाँ पे जो एक्यूज्ड है उसकी बात हो रही है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी हम खुद को, यानी जो हमारे वकील हैं वो खुद को, जो क्रिमिनल है उसको खुद का विटनेस नहीं बना सकते, ओके। खुद का गवाह, खुद के अगेंस्ट नहीं बना सकते, गवाह खड़ा नहीं कर सकते उसको, ओके। ये पॉइंट आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आर्टिकल 20 हमें समझाता है, ओके। कुछ डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 से आप क्या समझते हैं? आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 के बारे में बात करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 कहता है, यहाँ लिखते हैं हम, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी आपकी लाइफ की प्रोटेक्शन,
ये आर्टिकल करता है लाइफ की प्रोटेक्शन आपकी, यानी प्राइवेसी, आपके फ्रीडम, इसमें मैक्सिमम कवरेज हो गया इसका, लिबर्टी का मतलब, ठीक है, ये लिबर्टी का मतलब। ये दो आपको लाइफ, आपकी लाइफ की गारंटी देता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, कोई आपको मार नहीं सकता है, और दूसरा आपकी प्राइवेसी और फ्रीडम, आपके फ्रीडम की गारंटी देता है। आर्टिकल 21 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट है, इसको इमरजेंसी के दौरान भी कोई आपसे छीन नहीं सकता है, ठीक है। कुछ हम बात करेंगे इसके रिगार्डिंग, कुछ स्पेसिफिक, जब हम इमरजेंसी प्रोविजंस डिस्कस करेंगे, तो ये आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आपका, ठीक है, आर्टिकल 21। इसके अंदर एक सब पार्ट भी है 21A, वो क्या कहता है हमें, एजुकेशन फॉर ऑल, यानी पढ़ाई सबका मूलभूत अधिकार है, ओके, यानी पढ़ाई सबके लिए है, कोई किसी का इसमें किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है कि भाई तुझे पढ़ाई नहीं करने देंगे हम, ठीक है। ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके। अब इसमें हम बात करेंगे, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ, साथ साथ थोड़ा सा बता देते हैं, आगे थोड़ा सा इसमें स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे। ये जो राइट है आर्टिकल 21, सिटीजन्स को अवेलेबल है एंड नॉन सिटीजन्स को आर्टिकल 21 सबके, यानी फॉरेनर्स के लिए भी और हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं बाय बर्थ, उनके लिए, दोनों के लिए अवेलेबल रहता है आर्टिकल 21, ठीक है। मैंने आर्टिकल 21 की बात करी है यहाँ, 21A की बात नहीं करी। जो हमारे आर्टिकल 21 यानी सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है, फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है, ये आप पॉइंट याद रखेंगे। इसमें दो केसेस और हैं जो आप इसके बारे में हम आगे जब केसेस डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। मेनका केस फर्स्ट हो गया, ठीक है। सेकंड केस है गोपालन केस। मेनका केस 1978, गोपालन केस, ये दो केसेस इसके रिगार्डिंग आर्टिकल 21 के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं एजुकेशन फॉर ऑल। ये 86 CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ऐड किया, कौन से ईयर में, 2002 में, ठीक है। ये 2002 आप लिखेंगे यहाँ। इसने ये आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A को ऐड करा, यानी 21A को सब पार्ट बनाया एजुकेशन फॉर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने, ओके। अब 86 CA ने और कुछ भी करा था, अभी यहीं बात कर लेते हैं इसका थोड़ा सा। आर्टिकल 45 को इसने चेंज किया, यानी उसकी कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज थी पहले कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको चेंज कर दिया, उस लैंग्वेज को चेंज करा। और आर्टिकल 51A जो कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, उसमें एक 11th ड्यूटी ऐड कर दी, एडेड, जो किसके रिगार्डिंग है,
एजुकेशन के रिगार्डिंग ही है। पहला इसने चेंज किया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, आर्टिकल 21 ऐड किया 21 में फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। आर्टिकल 21A आपका फंडामेंटल राइट है, यानी आपको एजुकेशन से कोई पीछे नहीं हटा सकता एजुकेशन लेने से। सेकंड इसने किया आर्टिकल 45, जो कि हमारा DPSP भी है, उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी, ओके। थर्ड, फंडामेंटल राइट हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आर्टिकल 51A के तहत, तो उसमें इसने 11th ड्यूटी ऐड कर दी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 ने, ठीक है। लेकिन ये तीनों जो प्रोविजंस इसने दिए वो किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से रिलेटेड है, ओके। ये हमारा आर्टिकल 21 था। आर्टिकल 22 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी इसमें दो टाइप की डिटेंशन होती हैं, इसकी टाइप्स हैं डिटेंशन की। फर्स्ट, एक पुनिटिव, एक प्रिवेंटिव। पुनिटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ओके। ये डिटेंशन की टाइप्स हैं। यानी हम पुनिटिव से क्या समझते हैं? आफ्टर ट्रायल ऑफेंस कमिटेड, बिफोर ट्रायल ऑफ कोर्ट, यानी पुनिटिव और प्रिवेंटिव में सिंपल सा डिफरेंस है। ये हम, यानी हमें तब लगाया जाता है, हम किसी कोई क्रिमिनल है मान लो, या कोई बंदा है, पुलिस को लगता है कि ये बड़ा क्राइम कर सकता है, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत पुलिस उठा लेगी, ओके, बिफोर ट्रायल, ठीक है। उस पर कोई ट्रायल एग्जीक्यूशन नहीं होगा, कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं लगेगा, उसको एज प्रिवेंटिव यानी मेजर, प्रिवेंटिव मेजर्स के तहत उसको उठा लेगी कि आगे ये बंदा ये क्राइम ना करे। मान लो कि कोई किसी का मर्डर प्लान कर रहा है, तो प्रिवेंटिव के तहत पुलिस उसको उठा लेगी ताकि ये किसी का मर्डर ना कर पाए। पुनिटिव में क्या है कि कोई बंदा है, उसने मर्डर कर दिया है, उसका ट्रायल चल रहा है कोर्ट में, ठीक है, ये पुनिटिव है। इतना सा डिफरेंस है बस, माइनर सा, कि आफ्टर ट्रायल ऑफेंस कमिटेड, उसको उठा लिया क्राइम के बाद, लेकिन ये क्राइम से पहले है, यानी प्रिवेंटिव यानी बिफोर क्राइम। प्रिवेंटिव यानी कि आफ्टर क्राइम। बस ये शब्द आप याद रखेंगे दोनों के लिए। आप कोई भी स्टेटमेंट आ जाए इसका, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रिवेंटिव यानी कि बिफोर क्राइम, पुनिटिव यानी कि आफ्टर क्राइम, ठीक है। ये आर्टिकल आपका, इसके बारे में, क्योंकि ये थोड़ा सा आर्टिकल काफ़ी बड़ा वाइड फील्ड है इसका रिगार्डिंग कोर्ट से रिलेटेड, तो इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में एक स्पेसिफिक वीडियोस बनाएंगे, जो भी थोड़े लंबे आर्टिकल्स हैं, ओके। तो होप आप सबको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। बाकी आपको कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक था। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स।
और आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं जतिन और चलिए स्टार्ट करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से आप क्या समझते हैं, इसे हम डिस्कस करेंगे 2 आर्टिकल्स में। आर्टिकल 23 हमारा पार्ट हो गया थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स यानी प्रोहिबिशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है, इसको बैन करता है। ओके, तो इसमें टर्म आता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड एफएल का मतलब यहाँ पर है फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर, इसको आप याद रखेंगे। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स से हम समझते हैं सेलिंग ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन और मैन। ओके, सेलिंग ऑफ मैन, वुमेन, चिल्ड्रन एटसेट्रा, like any commodity, like commodity और प्रोडक्ट, यानी ट्रेड की तरह, जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं इस तरीके से ह्यूमन बींग्स को, बच्चों को, वुमेन्स को, मेंस को बेचा जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, यानी ट्रेड इन ह्यूमन बींग्स हो रहा है। ओके, सेकंड पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट था ये कौन से आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल 23। अब इसी ट्रैफिक से इमोरल ट्रैफिक, यानी कि इलीगल ट्रैफिक, इलीगल ट्रैफिक हो रहा है ये, यानी इलीगली ये सब कुछ काम हो रहा है, इस पे किसी का वो नहीं है, राइट नहीं है करने का, कोई भी इस काम को नहीं कर सकता है ऐसे, एक्चुअली सेल कर ही नहीं सकता है किसी को फोर्स्ड विदाउट हिज और परमिशन, किसी को कोई काम में नहीं लगा सकता है। तो ये हमारा आर्टिकल 23 हमें यहाँ समझाना चाहता है। इसमें 2-3 टर्म्स और हैं, जैसे इमोरल ट्रैफिक ऑफ इलीगल ट्रैफिक, जिसमें वुमेन्स में और चिल्ड्रन में। अब इसका थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट हो गया इमोरल ट्रैफिक, जैसे उसमें हमने बताया। अब इसमें इंक्लूड हो जाता है प्रोस्टिट्यूशन, ये थर्ड हो गया प्रोस्टिट्यूशन। फोर्थ एक पॉइंट और है इसमें, देवदासीज बोलते हैं उनको, ये जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन तो आप सब लोग समझते हैं, जैसे रेड लाइट एरिया दिल्ली में हम लोग सुना है सबने, यहाँ यानी सेक्स वर्कशॉप जैसे जो होती हैं उसको हम प्रोस्टिट्यूशन बोलते हैं। देवदासीज यानी कि अगर हम थोड़ा एंशिएंट टाइम में देखें तो जो हमारे जो गॉड्स होते थे, भगवान होते थे, उनको हम किसी वुमेन को अलॉट कर देते थे कि भाई आपकी शादी भगवान के साथ कर दी गई है, तो आपको इन्हीं के लिए कार्य करना है, इन्हीं की अर्धांगिनी बन के कार्य करना है, अपना जीवन व्यतीत करना है। तो वो पूरा ज़िंदगी अपना उस मंदिर में उस भगवान की पूजा करते हुए निकालती थी, यानी बिताती थी। तो ये देवदासी से होती थी। कुछ राजा लोग भी अपना रख लेते थे कुछ इस टाइप को, जिसको हम बोलते थे, 5वां पॉइंट हम बोल सकते हैं स्लेव्स, यानी
कुछ औरतों को खरीद लिया जैसे सस्ते दामों पे। उस टाइम बहुत ट्रेड होता था इस टाइम में, राजा महाराजाओं का जो टाइम था, यानी हमारी हम कह सकते हैं 17th सेंचुरी भी तक और 18th सेंचुरी तक भी काफ़ी ये रहा है कुछ हद तक। तो ये उस टाइम स्लेव्स का ट्रेड काफ़ी चल रहा था, आपने देखा होगा स्लेव्स पे रेवोल्यूशन हुआ है काफ़ी। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आप देखेंगे 1789, वो स्लेव से रिलेटेड ही काफ़ी, उस टाइम काफ़ी ये चीज़ था, राइट्स के खिलाफ लोगों ने बहुत मतलब जंगें लड़ी हैं। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए इसके, जो आर्टिकल 23 हमें बताना चाहता है। अब बात करते हैं ITPA। ITPA 1956 से आप क्या समझते हैं? ITPA यानी इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। इमोरल ITPA इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। ओके 1956। और BLA बॉन्डेड लेबर अबोलिशन एक्ट, बॉन्डेड लेबर अबोलिशन एक्ट 1976। ये 2 एक्ट हैं जो इस चीज़ को लीगली प्रोहिबिट करते हैं कि कोई भी ट्रैफिक ह्यूमन बीइंग्स में या चाइल्ड्स में या वुमेन्स में नहीं कर सकता। तो उसको प्रोहिबिट करता है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारे। बॉन्डेड लेबर अबोलिशन एक्ट यानी किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते अगेंस्ट हिज विल टू वॉक। बॉन्डेड लेबर 1976 बॉन्डेड लेबर एक्ट क्या कहता है कि आप किसी भी इंसान या शख्स या कोई बच्चा या कोई वुमेन, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। इस एक्ट के तहत ये उन्हें राइट देता है काम करने के लिए अगेंस्ट उसके डिज़ायर के, यानी वो काम करना चाहता है वो उसकी परमिशन के साथ कर सकते हैं, लेकिन उसकी परमिशन के बिना उसको फोर्स नहीं कर सकते कोई भी काम करने के लिए। इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इसी के रिगार्डिंग नेक्स्ट आर्टिकल में। तो ये 2 एक्ट्स हैं जो लीगली प्रोहिबिट करते हैं, प्रोहिबिशन हमारे इसको प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ओके, फोर्स्ड लेबर यहाँ पे है बॉन्डेड लेबर, यानी हम इसको फोर्स्ड लेबर को यहाँ कह सकते हैं जो प्रोस्टिट्यूशन है या स्लेव्स हैं, ये हो गया हमारा फोर्स्ड लेबर, जिनको ज़बरदस्ती करवाया जाता है। प्रोस्टिट्यूशन को भी ज़बरदस्ती करवाया जाता है, स्लेव्स को भी ज़बरदस्ती खरीदवा के काम करवाया जाता है। ये आज के दिन भी हो रहा है दोस्तों, जैसे कि सेक्स शॉप्स चल रही हैं अभी भी, जिसमें ज़रूरी नहीं है, आप देख सकते हैं, सबको पता होगा। स्लेव्स आज फैक्ट्रीज़ में मतलब स्लेव्स की तरह ही जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो स्लेव्स की तरह ही करते हैं। उनको लीगल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हायर नहीं किया जाता है, बस ऐसे ही हायर कर लिया जाता है, और कुछ जो उनका वर्क कल्चर है वो फॉलो नहीं किया जाता है, सैलरी भी नहीं दी जाती, अप्रोप्रिएट सैलरी भी नहीं दी जाती है उनको, तो इनका वायलेशन ऑफ राइट्स भी हो रहा है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड आर्टिकल की, आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एट्सेट्रा, यानी हमारे प्रोहिबिट करता है किसका, चिल्ड्रन का, अंडर
14 ईयर्स एज। जो भी बच्चा, हमारा आर्टिकल 14 कहता है कि उस बच्चे, किसी भी बच्चे को जो अंडर 14 है उसको काम करने की इजाज़त नहीं है, उसको प्रोहिबिट करता है, या कोई भी एम्प्लॉयर उसको हायर नहीं कर सकता है अंडर 14 जिसकी उम्र है, ओके, या एज है कह सकते हैं। किसी भी फैक्ट्रीज़ में, किसी होटल्स में, ढाबाज में हायर नहीं कर सकता उस बच्चे को। ये हमारा आर्टिकल 24, ये उसका फंडामेंटल राइट है, ये बताता है हमें। अब बात करते हैं CLPR। CLPR यानी कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट। रेगुलेशन एक्ट 1986। ये सब, जैसे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट रेगुलेशन एक्ट है 1986, ये प्रोहिबिट करता है सारे होटल्स को, सारे एम्प्लॉयर्स को, ढाबास को, या कोई बिजनेस पब्लिक हो या प्राइवेट, कि आप अंडर 14 किसी भी बच्चे को काम के लिए फोर्स नहीं कर सकते, ना उसको हायर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया CLPR। उसके बाद हम बात करते हैं CLA की। CLA, सॉरी थोड़ा छोटा लिख लेते हैं इसको ताकि आप सब समझ पाए। CLA चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट 2016। ये चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट 2016 क्या है? ये एक्चुअली इसी का लेटेस्ट वर्जन, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट का ही लेटेस्ट वर्जन है 2016, जिसमें कुछ न्यू क्लोजेज ऐड हुए हैं, जैसे कि किसी भी चाइल्ड को हम हायर नहीं कर सकते। उसमें कैटेगरी स्पेसिफाई कर दी हैं कि किस किस काम के लिए आप हायर नहीं कर सकते। जैसे होटल मैनेजमेंट है, उसमें जो वेटर वगैरह होते हैं उसके लिए हायर नहीं कर सकते। कुछ ढाबाज खुले होते हैं रोड्स के साइड में, उनके लिए आप हायर नहीं कर सकते। यानी क्लॉथ वॉशिंग यानी लॉन्ड्री सर्विसेज के लिए हायर नहीं कर सकते। इस टाइप की अब कोई गवर्नमेंट सर्विसेज होगी कुछ इस टाइप की रिलेटेड, जैसे पियोन्स वगैरह, आप अंडर 14 किसी भी बच्चे को इन कामों के लिए हायर नहीं कर सकते हैं। ये इन्होंने चाइल्ड लेबर अबोलिशन एक्ट 2016 ने स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, अब 2006 में भी एक अमेंडमेंट था, एक्चुअली रूल निकाला गवर्नमेंट ने, ये है इंडियन गवर्नमेंट रूल। इंडियन गवर्नमेंट यानी IG यहाँ कहती है 2016 में बोल दिया इन्होंने स्पेसिफाई किया अंडर 14 बैन कर दिया गया कि अंडर 14 इस एक्ट के तहत 1986 एक्ट के चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट के तहत इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि कोई भी अंडर 14 अगर कोई बच्चा है उसको आप लोग हायर नहीं कर सकते। ये बैन कर दिया गया। ठीक है, अगर कोई करता है तो उसको 6 महीने से 2 साल की सज़ा मिलेगी और उसमें पेनल्टी भी अलग से हो सकती है। ठीक है, और वो एक्सटेंडेबल है पनिशमेंट। तो ये हमें यहाँ सब कुछ बताता है। अब थोड़ा सा समअप करते हैं। जैसे कि आर्टिकल 23 था हमारा, और हम पार्ट 3 हमारा राइट पढ़ रहे थे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उसके अंडर हमने 2 आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 यानी प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। फोर्स लेबर यानी सेलिंग ऑफ वुमेन, मैन, चिल्ड्रन हम नहीं कर सकते। ये राइट है हर बंदे का, अगर कोई ऐसे कर रहा है तो आप अपना राइट के हिसाब से उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये राइट है। किसी भी हम कोई देवदासी हम किसी को बना नहीं सकते, या स्लेव्स किसी को पैसे देके खरीद नहीं सकते अपने काम के लिए, या अगेंस्ट हिज और हर विल हम उससे काम नहीं करवा सकते। ये हमें
आर्टिकल 23 बताना चाहता है एक शॉर्ट संक्षेप में। आर्टिकल 24 ये कुछ एक्ट्स बात करें, जैसे हमने आर्टिकल 23 पे IPA, ITPA, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, BLAA, बॉन्डेड लेबर अबोलिशन एक्ट 1976, दोनों का हमने डिस्कस किया। आर्टिकल 24 बात की प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एट्सेट्रा, यानी कौन सा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एट्सेट्रा, किसी भी बच्चे को अंडर 14 हम हायर नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 24 हमें बताता है। और कुछ एक्ट है जैसे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986 हमें बताता है कि अंडर 14 जो बच्चा है उसको हम हायर नहीं कर सकते कहीं भी, किसी भी उसमें। और जो हमारा चाइल्ड लेबर अबोलिशन एक्ट 2016 अमेंडमेंट है, उसमें गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया, जैसे ढाबाज, होटल्स, बिजनेसेस या गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर कोई भी, उसमें हम अंडर 14 इन कामों के लिए हायर नहीं कर सकते। कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज उन्होंने लिंकअप कर दिया है इधर। 2006 में इंडियन गवर्नमेंट ने अंडर 14 एम्प्लॉयमेंट को बैन कर दिया है कि अंडर 14 का कोई भी बच्चा हायर नहीं करेगा कोई भी एम्प्लॉयर, ठीक है। अगर करता है तो उसको 6 से 2 साल की सज़ा कानूनी उस पर मिल सकती है, और वो सज़ा एक्सटेंडेबल है विद पेनल्टी, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक ये था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं जतिन। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वीडियो फॉर फंडामेंटल राइट्स। वी विल स्टडी आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज मीन्स inner freedom, IF, inner freedom. That means inner freedom means your relation with God or some creatures, like आपका भगवान के साथ संबंध और किसी जीव जंतु के साथ संबंध, उसको हम फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज कहेंगे। अब बात करते हैं फ्री प्रोफेशन की। फ्री प्रोफेशन यानी दैट यू हैव ए राइट टू प्रोफेस। आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, उसके आपके जो भी बिलीव्स यानी जो भी रिचुअल्स आप करते हैं उस धर्म के, वो आप प्रोफेस कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, आपकी क्या आस्था है, कौन से धर्म में आस्था है। दैट मीन्स बिलीव्स, BF मीन्स हियर बिलीफ, फेथ। आपका किस धर्म में विश्वास है, आप कौन सा धर्म मानते हैं, इसको आप ओपनली डिक्लेरेशन, OF मीन्स ओपनली एंड फ्रीली, आप डिक्लेयर कर सकते हैं पूरी सोसाइटी को जहाँ आप रहते हैं। ओके, अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। राइट टू प्रैक्टिस हमें मिलता है, W मीन्स वर्शिप, R मीन्स रिचुअल, C मीन्स सेरेमनीज। दैट मीन्स आप किसी धर्म की पूजा कर सकते हैं। रिचुअल्स आपके कुछ भी हो सकते हैं कि आप भाई इतने दिन में इतनी बार पूजा करते हैं, वो आपका रिचुअल है। किस तरीके से करते हैं वो आपका रिचुअल है। सेरेमनीज़ यानी कोई फंक्शंस वगैरह आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने रिलीजियस डोमिनेटेड, जैसे कि कोई पूजा रख सकते हैं घर पर, हवन कर सकते हैं, इस टाइप का। ओके, अब बात करते हैं राइट टू प्रोपगेशन। राइट टू प्रोपगेशन मीन्स आपके जो बिलीव्स हैं, जो आप मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, उनके बारे में आपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे कि हमें वही दिन में इतने टाइम पूजा करनी है, तो वो सब आप सोसाइटी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या किसी और बंदे से या किसी सोसाइटी के बंदे से आप वो पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दैट मीन्स ट्रांसमिशन। आपके जो बिलीव्स हैं, जिसमें आप जिस भगवान को आप मानते हैं उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं, यानी आप स्प्रेड कर सकते हैं ज्ञान अपने रिलीजन के बारे में। तो ये आपका राइट टू प्रोपगेशन है। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको कि राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 25 है, ये रिलीजियस है, रिलीजियस से रिलेटेड है, रिलीजन से रिलेटेड है। दैट मीन्स ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है। ओके, ये इंडिविजुअल्स के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल में कुछ बताना चाहूँगा इस पॉइंट से रिलेटेड। आर्टिकल 26 अब बात करेंगे। राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, पर्टिकुलर वर्ड है रिलीजियस डिनोमिनेशन।
दैट मीन्स कोई संप्रदाय या कोई ग्रुप जो कि रिलीजियसली ओरिएंटेड है, यानी रिलीजियस पे ही बना हुआ है। जैसे कि अगर हिस्टोरिकल लिंकअप दें तो हिंदू महासभा था, कुछ आपने पढ़ा हुआ हिंदू महासभा के बारे में, तो उसको हम लिंकअप कर सकते हैं। वो रिलीजियस ओरिएंटेड था, वो हिंदूज को सपोर्ट करता था, बस हिंदुइज्म को प्रमोट करता था। और तो आर्टिकल 26 में ये सिर्फ ट्रस्ट के लिए, ये इंडिविजुअल्स को नहीं मिलता राइट। ये ट्रस्ट जो बनी होती है चैरिटेबल पर्पसेस के लिए या किसी रिलीजन के लिए, उन्हीं को मिलता है ये राइट। वो इंडिविजुअल्स के लिए था आर्टिकल 25, ये ट्रस्ट के लिए था या कोई स्पेसिफिक रिलीजियस ओरिएंटेड ग्रुप है उसके लिए। ओके, अब बात करते हैं आर्टिकल 26 में हमें कुछ 4 पॉइंट्स बताना चाहता है आर्टिकल 26, उसके बारे में बात करते हैं। राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर लॉ, राइट टू मेंटेन एंड एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस पर्पसेस लाइक फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि एस्टेब्लिश किया गया है सिर्फ रिलीजन के लिए, कुछ चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, उसको हम कह सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो उसका एस्टेब्लिशमेंट कौन कर सकता है? ये रिलीजियस डिनोमिनेशन, यानी कोई स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप, वो एस्टेब्लिश भी कर सकता है किसी इंस्टीट्यूशन को, मेंटेन कर सकता है, या उसमें किसी रिलीजन को प्रमोट कर सकता है, कुछ चैरिटी के लिए ट्रस्ट खोल सकता है, जैसे विकलांग बच्चों को सपोर्ट करता है, वुमेन्स को एम्पावर करता है रिलीजियस ग्रुप कोई। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कौन सा इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया है इस रिलीजियस डिनोमिनेशन के ऊपर। ओके, वो कोई भी हो सकती है, हिंदुइज्म धर्म से रिलेटेड हो सकती है, मुस्लिम धर्म से रिलेटेड हो सकती है, सिखिज्म से, किसी से भी। ओके, सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स से आप समझते हैं कि जैसे कि कोई भी दंगा फसाद हो जाता है या कोई इश्यूज रिलीजियस से रिलेटेड हो जाते हैं, रिलीजन से रिलेटेड, तो वो सारे इश्यूज ये ट्रस्ट खुद मैनेज करती है अगर इसके अंदर होते हैं तो। ओके, थर्ड पॉइंट है राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओन यानी कि मतलब जो प्रॉपर्टी है खरीदी हुई है, जो यहाँ पे जहाँ पे ये इंस्टीट्यूशन बना रही है, या तो वो प्रॉपर्टी इन लोगों ने पहले से खरीद रखी है, उस ग्रुप ने या उस ट्रस्ट ने, या वो कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। ओके, तो डिपेंड करता है वो इन पे, इस ग्रुप पे, रिलीजियस डिनोमिनेशन पे। अब वो किसी भी नेचर की हो सकती है, मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है। मूवेबल मीन्स यह कि जिसकी आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं, इमूवेबल मीन्स जिसकी आप लोकेशन चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, राइट टू, फोर्थ पॉइंट, राइट टू एडमिनिस्टर एट सच प्रॉपर्टी बाय लॉ, यानी जो संस्था इन्होंने खोली है या इंस्टीट्यूशन बनाया है उसको लीगली इनको तरीके से चलाना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं है कि मतलब कुछ भी रूल्स बना देंगे, अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं मतलब ऐसे कर सकते कि इरेलेवेंट तरीका चल रहा है, कोई ड्रग ट्रैफिकिंग चल रही है उधर, या कुछ क्रिमिनल नेचर के क्राइम्स हो रहे हैं, तो इस टाइप का नहीं है। उनको कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे उस बोर्ड को, उस सोसाइटी को, कि भाई हम अपनी संस्था को इस तरीके से चलाएंगे। वो उनका मैनिफेस्टो होगा, लाइक उनका कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन। ये हमारा आर्टिकल है, इसकी लैंग्वेज कहती है। तो इसमें हम क्या समझते हैं, यानी फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन, एक लाइन आया है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन, दैट मीन्स फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन, हमारा जैसे कोई भी रिलीजन हमारे कंट्री में, उस पर कोई भी टैक्स, उसके प्रमोशन पे, जैसे हम कोई फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई रैली निकालते हैं रिलीजियस ओरिएंटेड, तो उस पर प्रमोट जब किसी रिलीजन को करते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। ये हमें बताता है प्रोहिबिट्स लेवी ऑफ एनी टैक्स। तो लेकिन एक एक्सेप्शन है, इसको हम लिख देते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन पे टैक्स तो नहीं लगता, लेकिन हम ड्यूटी लगा सकते हैं। जैसे कि कोई हमने फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रखा है, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, जैसे जो
यानी मॉनेटरी वैल्यू लगी है, जैसे कि कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, चेयर्स फैसिलिटीज़ एट्सेट्रा, म्यूज़िक सिस्टम फैसिलिटीज़ एट्सेट्रा, तो उस चीज़ पे आप ड्यूटी लगा सकते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 27 कहता है। ओके, तो ये एक एक्सेप्शन था इसमें। बाकी वैसे कोई टैक्स नहीं लगेगा रिलीजियस प्रमोशन पर, लेकिन ड्यूटी लग सकती है। वो नॉमिनल चार्ज होगा, जैसे कि कोई भी 30-40 रुपीज़, दैट डिपेंड्स ऑन दिस कि आप कितना आपने मॉनेटरी वैल्यू स्पेंड किया है उस फंक्शन पे ऑर्गेनाइज करने में। तो उसमें आप हल्की फुल्की कोई भी ड्यूटी लगा सकते हैं, नॉमिनल जो हो, जिसको पूरी पब्लिक अफोर्ड कर सके। अब बात करते हैं आर्टिकल 28, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। दैट मीन्स यहाँ टर्म आई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आप बात कर रहे हैं रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, हमारे किसी भी स्कूल में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता किसी बच्चे को, इन केस ऑफ माइनर और मेजर। यानी अगर कोई बच्चा माइनर है तो उसके पेरेंट्स या गार्जियन से परमिशन लेना पड़ेगा, यानी कंसेंट लेना पड़ेगा। यानी +18 है तो उसका कंसेंट होना चाहिए। अगर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे भी रहा है तो उसका कंसेंट होना चाहिए। वो उसकी मर्जी के खिलाफ उसको रिलीजियस प्रीचिंग नहीं दे सकते किसी भी इंस्टीट्यूशन में, स्कूल या कॉलेज। ओके, तो ये हमें उसके बारे में बताता है आर्टिकल 28। इसमें 4 केसेस हैं जिसमें रिलीजियस प्रमोशन बैन है। आइए देखते हैं। इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, यानी वो इंस्टीट्यूशन जिसको स्टेट मैनेज कर रहा है पूरी तरीके से, यानी फुल एंड फाइनल स्टेट मैनेज कर रहा है उसको। तो उसमें क्या होगा, रिलीजियस प्रमोशन बैन होगा। R मीन्स रिलीजन, P मीन्स प्रमोशन, रिलीजियस प्रमोशन बैन, जो इंस्टीट्यूशन स्टेट मेंटेन कर रहा है फुल्ली। सेकेंड पॉइंट है इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट एस्टेब्लिश बाय ट्रस्ट और एनी एंटिटी एट्सेट्रा, यानी स्टेट एडमिनिस्टर कर रहा है, दैट मीन्स सिर्फ देख रेख स्टेट कर रहा है, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन बनाया किसी ट्रस्ट ने है या किसी और एंटिटी ने या किसी ग्रुप ने। तो उस केस में पार्शली प्रमोशन ऑफ रिलीजन होगा। यानी वो ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रमोट करवाना चाहती है या नहीं करवाना चाहती है। ओके, थर्ड पॉइंट, इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट। जो इंस्टीट्यूशन, मान लो कोई इंस्टीट्यूशन के पास फंडिंग नहीं है, शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, तो वो उसको अपने स्टेट से परमिशन ले लेता कि आप भाई हमें अथॉरिटी दे दीजिए, हम स्कूल चला लेंगे। इन दैट केस एक DU का एग्जांपल लेते हैं। जब बच्चों की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो DU या यूनिवर्सिटीज़, बहुत यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट कॉलेजेस को हायर कर लेती हैं स्पेसिफिक सेशन के लिए। तो ऐसे ही कुछ इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट का एग्जांपल है ये, जिसमें वॉलंटरी प्रमोशन ऑफ रिलीजन होता है। वॉलंटरली प्रमोशन ऑफ रिलीजन, VPR, वॉलंटरली प्रमोशन ऑफ रिलीजन, कि मतलब वो वॉलंटरली बेसिस पे होगा, परमानेंट मतलब रेगुलर प्रीचिंग नहीं दी जाएगी उधर। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट। इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट मीन्स दैट इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट से फंडिंग ले रहा है। वहाँ पे बेसिकली स्टेट जो कहता है ये आर्टिकल 28, वहाँ पर भी बैन होगा, लेकिन क्योंकि वो फंडिंग ले रहा है, इंस्टीट्यूशन किसी प्राइवेट एंटिटी का है, किसी ग्रुप का, ट्रस्ट का है, तो वहाँ पर भी वॉलंटरी प्रमोशन ऑफ रिलीजन हो सकता है, VPR। दैट मीन्स हमारे थर्ड केस में और फोर्थ केस में वॉलंटरी बेसिस पे प्रमोशन होगा। यानी मतलब कभी कभी कोई एक पूरे सेशन में एक बार प्रीच कर दिया स्पेसिफिक रिलीजन के बारे में। ओके, तो ये था हमारा आर्टिकल 28। तो आज हमने
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पार्ट कवर किया। होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, वीडियो 5। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। यानी इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज से हम क्या समझते हैं? दो टर्म समझते हैं, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। यानी हम माइनॉरिटीज़ को दो टर्म्स में स्पेसिफाई करते हैं कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ होती हैं और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होती हैं। अब रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जैसे कि रिलीजियस ओरिएंटेड, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख धर्म से कोई कम्युनिटी बिलोंग करती है। लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज ओरिएंटेड, कि कोई शेड्यूल्ड ट्राइब या कोई बंदा है वो स्पेसिफिक लैंग्वेज बोलता है, वो सिर्फ मान लो उन्हीं की कम्युनिटी में बोली जाती है और कहीं नहीं बोली जाती पूरे देश में, तो वो लिंग्विस्टिक हो गया। ओके, तो अब बात करते हैं इनके कुछ राइट्स की, जो इनके इंटरेस्ट है, जो आर्टिकल 29 इन्हें देता है। प्रोटेक्शन ऑफ एजुकेशन, प्रोटेक्शन देता है डिस्टिंक्ट कल्चर की। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एज बेसिस। अब एजुकेशनल इंटरेस्ट से हम बात करते हैं, कोई भी मतलब स्टेट का इंस्टीट्यूशन होगा, किसी भी बच्चे को एजुकेशनल माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो होगा उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता, जो कि स्टेट्स के द्वारा फंडेड है और रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट इंस्टीट्यूशन है। ओके, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि कोई भी मतलब लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए या एजुकेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई पॉलिटिकल स्पीच देता है तो वो करप्ट प्रैक्टिसेस में नहीं काउंट होगा, अकॉर्डिंग टू रोपा एक्ट 1951। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रोपा 1951। इसमें क्या कहा गया था कि कोई भी लैंग्वेज डिस्टिंक्ट कल्चर के बारे में अगर इनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है, hold me close till I get up, time is barely on our side, लैंग्वेज I don't wanna waste what's left, the storms we chase. टू प्रोटेक्ट कल्चर और लैंग्वेज की अगर कोई पॉलिटिकल स्पीच देता है ड्यूरिंग पॉलिटिकल स्पीचेस, तो वो करप्ट प्रैक्टिसेस में काउंट नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू रोपा एक्ट 1951। रोपा यानी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 30 यानी कि जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं देश की, उनको ये राइट देता है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकती हैं और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकती हैं, यानी कि कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या स्कूल कॉलेज स्थापित भी कर सकती हैं और उसको मैनेज भी कर सकती हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 30 बताता है। इसमें हम बात करेंगे EI, यानी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकती हैं। कंपनसेशन, ये स्टेट इनको, ये आर्टिकल इनको राइट देता है कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकती हैं। अच्छा, जो इन्होंने मतलब मॉनेटरी वैल्यू स्पेंड करी है किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए, तो उसका फुल कंपनसेशन जो गवर्नमेंट द्वारा सेट है कुछ क्राइटेरिया, उसके तहत स्टेट कंपनसेट करेगा, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, या किसी लॉ के तहत उसको डिस्क्वालीफाई भी नहीं कर सकते वो कि हम कंपनसेट नहीं करेंगे, स्टेट डिनाई नहीं कर सकता कंपनसेशन से। तो फुल प्रॉपर कंपनसेशन इनको मिलेगा उस इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग।
अच्छा, दूसरा बात करते हैं ग्रांटिंग एड। GA मीन्स ग्रांटिंग एड, ये यहाँ ग्रांटिंग एड GA मीन्स दैट कोई भी इंस्टीट्यूशन जो ये स्थापित कर रहे हैं उसको फंड्स भी मिलेंगे चलाने के लिए। अब बात करते हैं कुछ टाइप्स की कि कितने टाइप्स के इंस्टीट्यूशन ये जो एस्टेब्लिश करते हैं उसमें कितने टाइप्स के इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के इंस्टीट्यूशन होते हैं। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट एंड गेटिंग एड। कोई इंस्टीट्यूशन जो स्टेट के द्वारा मान्यता प्राप्त है और वो फंड्स भी मिल रहे हैं उसको चलाने के लिए स्टेट के द्वारा ही, एक ये टाइप हो गया। दूसरा टाइप है इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट बट नॉट गेटिंग फंड्स। थर्ड केस में neither the institution is recognized by state nor it's getting funds from state। ना तो वो इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड है और ना ही उसको स्टेट्स के द्वारा फंड्स प्रोवाइड हो रहे हैं। ये इसका थर्ड केस था। अब बात करते हैं थोड़ा सा एक्सेप्शन जो है इनमें। फर्स्ट और सेकंड जो ये फर्स्ट और सेकंड जो केस है इसमें इनके पास, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज बाय स्टेट और फर्स्ट में तो फंड्स भी स्टेट ही अथोराइज कर रहा है उसको चलाने के लिए, तो इसमें गवर्नमेंट इनको क्या दे सकती है, गवर्नमेंट इनको मैंडेटरीली बोल सकती है कि भाई आप हमारे तरीके से स्कूल चलाएंगे, जैसे कि हम सिलेबस प्रिस्क्राइब करेंगे, स्टाफ प्रिस्क्राइब करेंगे, इस टाइप से आप स्कूल चलाएंगे। ओके, फर्स्ट 2 केसेस में इनको स्टेट थोड़ा सा बाउंड कर लेती है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। लेकिन थर्ड केस है जिसमें कि ना तो स्टेट्स के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है वो इंस्टीट्यूशन, ना तो उसको फंड्स मिल रहे हैं स्टेट से। इन दैट केस क्या होगा, जो ये गवर्नमेंट यहाँ थोड़ा सा इनको बाउंड कर रही थी स्पेसिफिक गाइडलाइंस के थ्रू कि भाई आपको स्पेसिफिक स्टाफ रखना है, इतने बच्चे होने चाहिए और ये सिलेबस होगा, ऐसे ऐसे टेस्ट होंगे बच्चों के, एग्जामिनेशन ऐसे होगा। तो इस थर्ड केस में क्या होगा, ये अपनी मर्जी से रिक्रूट करेंगे टीचर्स भी, सिलेबस भी, बच्चे कितने होंगे, किस बच्चे को एडमिशन देना, ये अपनी मर्जी से डिसाइड करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि स्टेट इसको बाउंड करता है, जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लेबर लॉ जो हो गया, या इकोनॉमिक लॉ कोई भी अगर गवर्नमेंट का है तो वो सब यहाँ मैंडेटरी लगेंगे। ऊपर वालों में तो लगेंगे ही, लेकिन इसमें भी लगेंगे। आर्टिकल 30 इसमें एक एक्सेप्शन है, ये कि ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है इनको एजुकेशन इन मदर टंग, यानी आर्टिकल 30 माइनॉरिटी कम्युनिटी को ये राइट देता है कि वो अपने बच्चे को अपनी मदर टंग में पढ़ा सकते हैं। यानी जो मान लो वो तमिल बोलते हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या संस्कृत बोलते हैं, तो वो अपने बच्चे को इन्हीं मदर टंग में पढ़ा सकते हैं, अच्छे से प्रीचिंग दे सकते हैं उस स्पेसिफिक लैंग्वेज में। तो ये इनके पास राइट है माइनॉरिटी के लिए। लेकिन ये राइट्स का मतलब ये नहीं कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हम लोगों के साथ। ये किसके साथ, दोनों केसेस में है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। ये इसी माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है, मेजॉरिटी के लिए भी है। कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है कि भाई माइनॉरिटीज़ के लिए भी है, लेकिन मेजॉरिटी पीपल पे भी एक कुछ हद तक अप्लाई करता है एज अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जो मैंने यहाँ बताया। ओके, अब एक स्पेसिफिक जैसे बात हुई माइनॉरिटी, टर्म आई माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटी यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइंड नहीं है कि रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ये हम लोगों ने डिफाइन कर लिया है अपने आप। बात करते हैं आर्टिकल 31 की, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि रिपेल कर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दैट्स 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 बाउंड स्टेट टू कंपनसेट
compensate what for educational institution establishment the state will compensate according to 44th Constitutional Amendment Act 1978। होप आप सबको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। अगर आप आप में से किसी को भी डाउट्स हैं कोई भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए मेरा टॉपिक इतना ही था दोस्तों। आज हमने कवर किया कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, वीडियो 5 फंडामेंटल राइट्स। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे ही होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, वीडियो 6 फंडामेंटल राइट्स। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आर्टिकल 31 हमने क्या पढ़ा था पिछली वीडियो में? राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको रिपेल कर दिया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने। उसके ही कुछ आगे सब पार्ट्स हैं। आर्टिकल 31A सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स एट्सेट्रा। इसमें हम बात करते हैं एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स, यानी कि कोई भी जैसे कि एस्टेट्स, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई कॉरपोरेशन हो गया, कोई इंडस्ट्री हो गया, उसका एक्विजिशन। ओके, तो इससे हम बात करते हैं। ये 31A इंस्टीट्यूशन को, एक्विजिशन को प्रोटेक्ट करता है। कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से। ओके, सेकेंड पॉइंट, टेकिंग ओवर ऑफ मैनेजमेंट प्रॉपर्टीज बाय स्टेट, यानी कि कोई बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कोई हर इंस्टीट्यूशन में हर एक बोर्ड होता है, जैसे कोई ट्रस्ट होती है उसका एक बोर्ड होता है, तो वो मैनेजमेंट की प्रॉपर्टी होती है किसी बोर्ड की स्पेसिफिक। तो उसका मर्जर या उसको अपने अंडर मिला लेना स्टेट के द्वारा, उससे प्रोटेक्ट करता है कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 31A। और ये सारा कॉन्ट्ररी है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के। थर्ड पॉइंट है इसका अमलगमेशन ऑफ कॉरपोरेशंस, यानी कि मिक्सचर हो जाता है, मर्जर्स हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं अमलगमेशन ऑफ कॉरपोरेशंस। किसी स्टेट इंस्टीट्यूशन के साथ कोई प्राइवेट या कॉरपोरेशन का मर्जर। ओके, ये थर्ड पॉइंट हो गया इसका। फोर्थ पॉइंट है मॉडिफिकेशंस ऑफ राइट्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स, कुछ बाय स्टेट। तो ये उससे भी प्रोटेक्ट करता है कि जैसे कोई इंस्टीट्यूशन है, किसी का बोर्ड है, जैसे कि हम कोई भी ट्रस्ट ले सकते हैं, उसमें 12 मेंबर का बोर्ड है, तो उसमें जो कुछ शेयर होल्डर्स का शेयर है, कुछ बोर्ड मेंबर्स हैं, उनके राइट्स को ही चेंज कर दिया स्टेट ने, तो उससे प्रोटेक्शन देता है उस बोर्ड को, उस ट्रस्ट को, उस ट्रस्ट के बोर्ड को। ओके, फोर्थ। अब हो गया फिफ्थ पॉइंट, मॉडिफिकेशन ऑफ माइनिंग लीजेस। जैसे कि अब क्या है कि माइनिंग जो 2016 के बाद है कि अब कॉन्ट्रैक्ट, पहले टेंडर छूटता था, ऐसे ही डायरेक्ट कोई भी ले सकता था, अब लेकिन उस पर बोली लगती है, यानी ऑक्शन होता है। ऑक्शन के द्वारा माइनिंग के टेंडर छुटाए जाते हैं। पहले डायरेक्ट ऐसे ही क्रोनी कैपिटलिज्म चलता था कि अपने किसी फैमिली मेम्बर्स को या रिलेटिव्स को ही माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऑक्शंस के द्वारा दिए जाते हैं। तो उसमें भी स्टेट, जैसे जिस स्टेट में माइनिंग हो रही है कोल की या किसी और चीज़ की, तो उस टाइम उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ न कुछ स्टेट अपना रूल लगा के स्टेट लिस्ट के द्वारा मॉडिफिकेशन कर देता था, तो वो भी बैन कर दिया है इस आर्टिकल 31A ने। और ये सब कॉन्ट्ररी है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के। आर्टिकल 31, जैसे कि हमारा 31A आर्टिकल के 5 पॉइंट्स हो गए हैं। अब इसमें एक एक्सेप्शन, ये एक्चुअली जो सारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 31A, 31B, 31C सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज के अंडर
ये सारे एक्सेप्शंस हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स के एक्सेप्शंस केसेस। एक्सेप्शन और भी है 31A में। आर्टिकल 31A के तहत जब कोई स्टेट लॉ बनाता है तो उस लॉ को इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है जुडिशल रिव्यू से। जुडिशल, मैं दोबारा बता देता हूँ, जुडिशल रिव्यू से इम्यूनिटी प्रोवाइड कब होती है? जब कोई स्टेट लॉ बना है और उसको प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए रखा गया है और प्रेसिडेंट उसको एसेंट दे देता है, एट दैट टाइम स्टेट लॉ को जुडिशल इम्यूनिटी मिलती है। अगर वो प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए कोई भी स्टेट लॉ अगर नहीं है। अब इसमें एक चीज़ और है कि जैसे कि एक्वायरमेंट ऑफ, हमने लिखा पहला टर्म एक्वाजिशन ऑफ एस्टेट्स, दैट मीन्स कि आप किसी स्टेट की प्रॉपर्टी, कोई स्पेसिफिक ट्रस्ट या कोई किसी का एग्रीकल्चर लैंड है या कोई प्रॉपर्टी, कोई बिल्डिंग है, उसको एक्वायर करते हैं तो उसको जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से पेमेंट करना होगा, उससे कुछ ऊपर ही पेमेंट करना होगा उस बंदे को। जैसे हम कोई रोड्स बनाती हैं स्टेट्स या सेंटर रोड्स बनाते हैं, टेंडर छोड़ते हैं NHAI के द्वारा, तो उसके द्वारा जो रोड्स बनते हैं उसमें बीच में जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं उनको एक्वायर किया जाता है। तो उसमें जो प्रॉपर्टी जिसकी होती है उसको मार्केट वैल्यू के हिसाब से रेट दिया जाता है, उससे कम नहीं। मान लो किसी का 1 हेक्टेयर लैंड है तो वो डिपेंड्स कि वो 1 करोड़ का है 2 करोड़ का है, तो वो मार्केट वैल्यू होगी उसकी, देखी जाएगी, उसके हिसाब से उसको पे किया जाएगा। ये एक एक्सेप्शन था इसमें आर्टिकल 31A में, और एक जुडिशल रिव्यू का। 2 एक्सेप्शंस हो गए हैं इसमें। अब बात करते हैं आर्टिकल 31B, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स। ये आर्टिकल 31A से भी वाइडर है। ये इन 5 जो पॉइंट्स मैंने 31A में बताए इनको तो इम्यूनाइज करता है, यानी इम्यूनिटी देता है। और इसमें एक एक्सेप्शन केस है कि जो अपना शेड्यूल है 9th शेड्यूल जो है अपना, यानी अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 12 शेड्यूल्स मिलते हैं, उसमें से 9th शेड्यूल जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें कुछ क्लोजेज ऐड किए गए, जैसे कि जैसे जमींदारी हुआ, अबोलिशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स हुआ, इस टाइप की जो रिफॉर्म्स वगैरह ये इस 9th शेड्यूल में ऐड किए गए। कौन से अमेंडमेंट के तहत? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत। और इनको जुडिशल स्क्रूटनी, जुडिशल स्क्रूटनी यानी जज, जो कोर्ट्स हैं हमारे, वो इसको इन मैटर्स पे अपनी जजमेंट ना दे पाए, उनसे बचाने के लिए 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया। कुछ जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स के केसेस, जमींदारी के केसेस या अबोलिशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, तो उस टाइप के जो क्लोजेज हैं वो सारे इसमें ऐड कर दिए गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक जजमेंट दिया 24 अप्रैल 1973 को कि इस डेट के बाद जो भी क्लोजेज 9th शेड्यूल में ऐड किए जाएंगे, जो कि पहले उनको बचाव के लिए ऐड किया जाता था कि जो कोर्ट्स इंटरफेयर ना कर सके इन टॉपिक्स पे, तो 1973 के बाद जो भी इसमें क्लोजेज ऐड होंगे 9th शेड्यूल में, उन पे कोर्ट्स के पास जुडिशल रिव्यू की पावर है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। ठीक है, तो इस सेक्शन में 9th शेड्यूल में मैंने बता दिया कि एक्सेप्शन केसेस को रखा जाता था ताकि कोर्ट्स इंटरफेयर ना कर सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो भाई हाईएस्ट अथॉरिटी है, अपनी पावर का सही इस्तेमाल करके उसने जजमेंट दे दिया कि हम सबसे बड़े हैं, हमसे आगे कोई नहीं है। ठीक है, हमारा रूल सर्वप्रिय होगा, सबसे ऊपर होगा। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 31C की। सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन DPs मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। वो लॉज जो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्शन देता है, ये आर्टिकल 31C कहता है अपनी लैंग्वेज में। अब कौन सी प्रोटेक्शन देता है? जो आर्टिकल 39B के तहत है, सोशलिस्ट DPs यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है हमारे, उनको आर्टिकल 31C प्रोटेक्शन देता है। कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19।
ये कहता है कि आर्टिकल 39 जो कि सोशलिस्ट DPSPs है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, DPSPs हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। तो ये जब कॉन्ट्रावेंशन यानी कॉन्ट्ररी होगा आर्टिकल 14 और 19 के, तो फंडामेंटल राइट्स विल प्रिवेल, यानी ये प्रिवेल करेंगे, इनका डिसीजन माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, इसमें दो प्रोविजंस है। फर्स्ट तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि दोनों के कॉन्ट्रारी में फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे, उनकी प्रेफरेंस ज़्यादा रहेगी 39B की कम। लेकिन इनको भी प्रोटेक्शन दी गई है कि स्टेट कोई लॉ बनाती है तो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करेगी, सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या हो गया कि जब भी ये दोनों कॉन्ट्ररी होंगे तो फंडामेंटल राइट्स विल प्रिवेल, उनकी प्रेफरेंस ज़्यादा रहेगी। सेकंड केस इसमें कि कोई भी ऐसा कोई डिक्लेरेशन इस आर्टिकल के अंदर नहीं बनाया जा सकता कि जिसमें कोर्ट्स इंटरफेयर ना कर सके। तो ये पहला जो इसका केस था, फर्स्ट केस जैसे ये हो गया, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में ये कहा कि जो इसका फर्स्ट 31C का सब क्लोज ए है वो उसको वैलिड, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। और जो सेकंड क्लोज जैसे कि कोई भी डिक्लेरेशन इस लॉ के तहत नहीं बनाया जा सकता जिसमें कोर्ट्स इंटरफेयर ना कर सके, तो उसको अनवैलिड कर दिया गया सेकंड प्रोविजन को केशवानंद भारती केस 1973 के तहत, कि भाई जुडिशियल रिव्यू कोर्ट्स का बेसिक फीचर है, इसलिए आप ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं बना सकते जिसमें कोर्ट्स इंटरफेयर ना कर सके आर्टिकल 31C के तहत। तो फिर कुछ टाइम के बाद मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अनदर जजमेंट अपना पास किया कि जो फर्स्ट केस हमने वैलिड करा था कि भाई फंडामेंटल राइट्स का कॉन्ट्ररी होगा, प्रिवेल करेगा सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पे, तो वो अनवैलिड है। यानी आर्टिकल 31C के जो भी दो प्रोविजंस हैं वो अनवैलिड हैं। ये मिनर्वा मिल्स केस केशवानंद भारती केस में जिसमें वैलिड किया था, और मिनर्वा मिल्स केस 1980 में अनवैलिड कर दिया उसका फर्स्ट प्रोविजन भी। तो इसमें दो केसेस आ गए। मिनर्वा मिल्स केस 1980 और केशवानंद भारती केस 1973। अब सिंपल से उसमें मैं समअप करूं तो केशवानंद भारती केस में सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स आर्टिकल 39B को इसने वैलिड डिक्लेयर कर दिया था फर्स्ट प्रोविजन को, और कोई भी ऐसा डिक्लेरेशन जो जिसमें कोर्ट्स इंटरफेयर न कर पाए, उसका सेकंड प्रोविजन था आर्टिकल 31C का, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। ये कह के कि भाई जुडिशियल रिव्यू कोर्ट्स का बेसिक फीचर है, बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। और तो फिर मिनर्वा मिल्स केस कुछ टाइम के बाद 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अनदर जजमेंट दी कि भाई इसका जो फर्स्ट केस है जिसमें फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स, तो वो 1980 में वो जजमेंट भी, वो प्रोविज़न भी खारिज कर दिया कि कोई भी नहीं रहेगा। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे जो कि हमने कवर किया आज आर्टिकल ऑफ सर्टेन लॉज के अंडर वीडियो 6 में फंडामेंटल राइट्स में। ये फंडामेंटल राइट्स के एक्सेप्शन थे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के कॉन्ट्ररी, यानी इनसे क्रिटिक होता है इनका। तो होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक था, इसको ध्यान से समझिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आर्टिकल के साथ। धन्यवाद दोस्तों। मुझे जीतने की आदत है, यही दुश्मनों की शामत है, रग रग में इंडिया।